हेलो दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग शेयर बायबैक के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं और एक रिटेल इन्वेस्टर जब कोई किसी कंपनी का शेयर बायबैक आता है तो इसको कैसे लेना चाहिए। आज हम लोग थोड़ा सा इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, शेयर बायबैक बेसिकली क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी एक्स है। अब मान लीजिए उस कंपनी ने एक साल में प्रॉफिट किया आफ्टर टैक्स 100 शेयर का। तो अब कंपनी इस 100 शेयर का क्या करेगी। कंपनी के पास 2-3 ऑप्शन है इस पैसे को यूज़ करने के। पहला ऑप्शन तो ये है कि कंपनी इस पैसे को वापस से री इन्वेस्ट कर दे और री इन्वेस्ट करके कुछ नए एसेट्स बना ले। तो ये नए वाले जो एसेट्स होंगे, ये एसेट्स फिर से कंपनी को फ्यूचर अर्निंग्स में मदद करेंगे। तो एक तो ये कर सकती है कंपनी। अगर कंपनी एसेट्स को नहीं खरीदना चाहती है तो कंपनी अपने लोन्स को यानी डेट को चुका सकती है। तो इन दोनों ही स्थितियों में कंपनी की इक्विटी बढ़ेगी। अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो हम लोगों ने जो बुक वैल्यू के जो सेशंस किए हैं उसमें ये चीज़ डिटेल में है। तो इससे दोनों से कंपनी की इक्विटी बूस्ट होगी। मान लीजिए ना उसको नया एसेट लेना है ना उसको डेट चुकाना है, बोर्ड कुछ और करना चाहता है तो बोर्ड डिविडेंड बांट सकता है मैनेजमेंट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। मान लीजिए कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी नहीं बांटते हैं, या चौथा विकल्प क्या है फिर, या वन ऑफ द विकल्प क्या है, बाईबैक। बाईबैक में क्या करते हैं, जैसे कंपनी के कुछ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, मान लीजिए कि 100 शेयर आउटस्टैंडिंग है, तो कंपनी उसमें से 50 शेयर्स, मान लीजिए मैं एक्सट्रीम एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि वो समझ में आए। कई बार एक्सट्रीम एग्जांपल लेने से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर्स अगर कंपनी के 100 थे, ये आउटस्टैंडिंग शेयर्स हैं 100, कंपनी ने 50 बाईबैक कर लिए, तो अब कितने बचे, 50। तो अगर मेरे पास पहले कंपनी का एक शेयर था तो मेरे पास एक शेयर 100 में से एक था। दैट मीन्स कि मेरे पास 1% ओनरशिप थी। अब जब 50% शेयर को बाईबैक कर लिया कंपनी ने तो मेरे पास 85 शेयर बचे। तो मेरे पास जो एक शेयर है वो 50 में से एक है। जैसे कहते नहीं है लाखों में एक, तो ये लाखों में एक है। मतलब पहले लाखों में एक था, अब 50 में एक है। तो लाखों में एक होना अच्छी बात नहीं है, 50 में एक होना अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे ओनरशिप बढ़ गई मेरी। अब यहाँ पे मेरी ओनरशिप डबल हो गई कंपनी में। तो कंपनी क्या करती है कि बाईबैक के माध्यम से वो पैसा री इन्वेस्ट करती है अपनी ही इक्विटी में, इस तरह से कि प्रति शेयर इक्विटी बढ़ जाती है, प्रति शेयर शेयर होल्डिंग बढ़ जाती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स की। तो एसेट जैसे कंपनी खरीदती, कोई नई मशीन लगा देती या फिर कोई नया मर्जर एक्विजिशन कर लेती, तो एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कंपनी पैसा डालती। अब ये सेगमेंट ज़ीरो से शुरू करेगा अपना रिटर्न जनरेट करना। इसकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी होगी वो ज़ीरो से बिजनेस मॉडल से शुरू करेगा। अगर नया सेगमेंट ऐड किया है तो, नया वर्टिकल ऐड किया है तो यहाँ पे थोड़ा ओवर हैंग रहेगा, क्योंकि रिटर्न्स धीरे धीरे आएंगे। पहले मार्केट जमेगा, प्रोडक्ट्स जमेंगे। लेकिन अगर कंपनी की आरओई अच्छी है, कंपनी की ऑलरेडी 25% की रिटर्न ऑन इक्विटी है, तो जैसे ही कंपनी ये बाईबैक करेगी तो ये पूरा का पूरा पैसा इस 25% आरओई वाले बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस मॉडल अगर सक्सेसफुल है, वो 25% का आरओई जनरेट कर रहा है, तो उसी में कंपनी ने इन्वेस्ट कर दिया एज ए होल, पूरे बिजनेस में थिनली डिस्ट्रीब्यूट करके पूरी इक्विटी को बढ़ा दिया एक तरह से। तो बाईबैक का जो पॉजिटिव साइड है वो ये है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको उनकी ओनरशिप बढ़ जाती कंपनी में, और इन्फ्लेशन वगैरह से भी कंपनी अपनी कैपिटल को शील्ड करती है, वो हम अभी डिटेल में देखेंगे। बट मोटा कॉन्सेप्ट शेयर बाईबैक का ये है। इसके बाद स्ट्रक्चर ये है सेशन का कि हम बाद में इसके अमेरिकन एक्सपेरिमेंट को भी देखेंगे जो कि काफ़ी नेगेटिव है, वो भी उस पर भी हम आएंगे। तो शेयर बाईबैक इन ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक क्या होता है, कंपनी जब बाईबैक करती है तो जो बाईबैक किए हुए शेयर्स हैं उनको ट्रेजरी स्टॉक में ले जाकर रख देती है।
तो ट्रेजरी स्टॉक का मतलब उसकी ट्रेजरी, खजाना, और स्टॉक मतलब बाईबैक वाले स्टॉक। तो बाईबैक वाले स्टॉक जो ट्रेजरी में डाल दिए कंपनी ने अपनी, वो ट्रेजरी स्टॉक हो जाते हैं। ये फिर आउटस्टैंडिंग शेयर से डिडक्ट कर दिए जाते हैं, इनको फिर आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स में से काउंट नहीं किया जाता। पढ़ लेते हैं। ट्रेजरी स्टॉक इज़ द नेम फॉर द शेयर्स दैट द कंपनी ओन्स इटसेल्फ, जो अपनी ट्रेजरी में ओन करती है। फॉर द एग्जाम्पल लेट अस से IBM के पास 1000 शेयर हैं। मान लीजिए IBM के 1000 शेयर आउटस्टैंडिंग थे, कंपनी ने बाईबैक किया, तो अपने शेयर को ओपन मार्केट में खरीदा। दो तरीके से खरीद सकती थी कंपनी, टेंडर रूट से या ओपन मार्केट से, उसमें अभी हम नहीं जा रहे। टू डिमॉन्स्ट्रेट लेट्स से द कंपनी डिसाइड्स टू बाई बैक 100 शेयर्स इन 1000 में से, ओपन मार्केट से खरीदा। तो इन ऑर्डर टू टेक दो शेयर्स ऑफ द मार्केट IBM नीड्स टू स्पेंड द कंपनीज कैश। हाँ, मान लीजिए कि 155 रुपये में कंपनी का शेयर ट्रेड कर रहा था, तो 155 का एक शेयर ट्रेड कर रहा था और 100 शेयर्स को बाईबैक करना चाहती है कंपनी, तो इतना पैसा कंपनी को अपनी रिजर्व्स में से पे करना पड़ेगा। ये पैसा कहाँ जाएगा? जो हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वो एक होती है शेयर कैपिटल, और एक होती है हमारे रिजर्व्स। तो यहाँ से पैसा निकल के शेयर कैपिटल में जाएगा। बेसिकली अकाउंटिंग ही चेंज हो रही है, लेकिन केवल अकाउंटिंग चेंज नहीं हो रही है। रिजर्व्स में जो पैसा रखा है वो एक्चुअली कैश है, एक तरह से पूरा कैश नहीं है बट कैश है। अगर कैश ही आप यहाँ से खरीदते तो जो कैश पार्ट है उसका, जो एसेट्स में नहीं है कैश में है प्रैक्टिकली, वो दैट इज ससेप्टेबल टू एंड वल्नरेबल टू इन्फ्लेशन। तो अगर पैसा यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो जाता है तो वो शेयर्स में तब्दील हो गया, अब वो एक तरीके से इक्विटी में इन्वेस्ट हो गया। तो अब वो एक तरफ तो उस पर इन्फ्लेशन का असर नहीं पड़ रहा, दूसरा वो ROE के तहत, ROE के कारण एक कैश फ्लो जनरेट कर रहा। तो हमने सोते हुए पैसे को काम पे लगा दिया बेसिकली, और इन्फ्लेशन से भी बचा लिया। तो फिर से आते हैं बाईबैक पे। वंस द शेयर्स आर परचेज्ड, अब 900 बचेंगे, पहले 1000 थे, अब इन्होंने भाई 100 शेयर बाईबैक कर लिए, तो इनके आउटस्टैंडिंग शेयर 900 बचे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है कि जब शेयर को परचेज कर लिया कंपनी ने, तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है। एक तो शेयर्स को रिटायर कर दे या कैंसिल कर दे, मतलब वो जो शेयर उसने 100 बाईबैक किए हैं, कंपनी इसको रिटायर कर दे, बाईबैक कर ले, ख़त्म कर दे, मतलब ख़त्म हो गया यहाँ से, ख़त्म, टाटा गुड बाय गया। और टू कीप देम इन ट्रेजरी स्टॉक। अब ट्रेजरी स्टॉक में अगर कंपनी रखती है तो उसको बाद में फ्यूचर में एक ऑप्शन है उसको फिर से वापस मार्केट में डालने का। उसने मार्केट में फिर से डाल दिया तो पहले ऐसी सिचुएशन पुनः मुझको भाव वाली आ जाएगी। लेकिन अगर कंपनी अपने बाय किए हुए शेयर को रिटायर कर देती है, कैंसिल कर देती है, तो ये परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है। पहले वाले में जिसमें उसको वो कैंसिल कर रही है, रिटायर कर रही है, उसमें कंपनी द शेयर्स आर रिटायर्ड एंड नेवर इशूड अगेन, तो बात ही खत्म हो गई। फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पजेज देयर आर ओनली 900 शेयर्स लेफ्ट। बट in the second case, when the shares are being kept in the treasury stock, the shares are held in the treasury account, they will decrease the shares outstanding obviously। प्रैक्टिकली वो 900 ही रह जाएंगे क्योंकि हमने किया ही इसीलिए। अगर ना हो तो फिर बाईबैक ही क्यों करें, उसका पर्पज ही डिफीट हो जाएगा। हैव नो वोटिंग राइट्स ऑब्वियसली एंड नो डिविडेंड्स ऑब्वियसली, क्योंकि वो तो ट्रेजरी स्टॉक में चला गया, एक तरह से खजाने में, तिजोरी में अपने गहने उठा के डाल दिए, जैसे पुराने ज़माने के पड़े रहते हैं। तो ये वही एग्जांपल है कि अगर आपके पास कोका कोला के 100 शेयर्स में से एक शेयर थे तो आपकी ओनरशिप एक थी, 2 शेयर बाईबैक कर लिए तो 98 शेयर बचे, अब आपकी ओनरशिप बढ़ गई, 1.02% हो गई। वही जो हमने शुरुआत में एक एक्सट्रीम एग्जांपल से लिया था, 50-50 करके जो हमने लिया था, ये वही बात है। अब वाई बाईबैक, कंपनी बाईबैक क्यों करना चाहती है? क्योंकि करेंट ओनर्स इसमें ज़्यादा कंट्रोल गेन करते हैं। ऑब्वियसली जो बाईबैक के बाद जिसका 1% शेयर था वो बढ़ के 1.02% हो गया। इफ़ द कंपनी बिलीव दैट दे आर अंडर वैल्यूड, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसमें कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। कई लोगों का मानना है कि कंपनी बाईबैक कब लाती है? जब शेयर प्राइस हाई होता है, जब कंपनी के शेयर का मार्केट में प्राइस हाई होता है। कई लोग कहते हैं कि कंपनी बाईबैक तब लाती है जब शेयर का प्राइस लो होता है। अब कंपनी, कौन सी कंपनी क्या करती है उसमें हम नहीं जाएंगे, बात हम करेंगे कि सिद्धांत क्या है। सिद्धांत सिंपल है, जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप सस्ती खरीदना चाहते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे इंडिविजुअल रिटेल इन्वेस्टर हो। तो कंपनी को भी जब ये फील होता है कि उसका स्टॉक अंडर वैल्यूड है, जितनी उसकी फेयर वैल्यू है, जितनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है,
उसकी फेयर वैल्यू से कम पे ट्रेड कर रहा है तो कंपनी अपना बाईबैक करना चाहेगी रादर देन नया एसेट डालने के या नया मर्जर एक्विजिशन करने के, क्योंकि उसको यहाँ पे बार्गेन ट्रेड ऑफ दिख रहा है, यहाँ पे उसको वैल्यू दिख रही है। तो ये बिल्कुल गलत बात है जो आप समझते हैं या हम लोग के बीच में मिसकंसेप्शन है कि कंपनीज शेयर तब बाईबैक करती हैं जब उनका प्राइस हाई होता है। ये बिल्कुल गलत है, और अगर ऐसा करती हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, बिकॉज द अंडरलाइन कंसेप्ट इज सेम। आपको लो में ही लेना है ताकि आपका जो पैसा है, शेयर होल्डर का पैसा है, जो इक्विटी है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो, क्योंकि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। ये पैसा अगर यहाँ इन्वेस्ट नहीं होता तो कहीं और इन्वेस्ट होता। तो बेस्ट ऑप्टिमम यूज़ करना है शेयर होल्डर्स मनी का, इसलिए बाईबैक तब आना चाहिए जब शेयर प्राइसेस लो हों। और इसका ठीक उल्टा डाइल्यूशन कब आना चाहिए? डाइल्यूशन कब आना चाहिए? कंपनी को अपने शेयर्स को डाइल्यूट कब करना चाहिए? जब उसके वैल्यूएशंस हाई हों। जब वैल्यूएशंस हाई होंगे तो प्रति शेयर कंपनी को ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तो यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैक्सिमाइज होगी, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइज होगी, अपॉर्चुनिटी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी, और यहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी की वैल्यू मैक्सिमाइज होगी। तो ये पॉइंट हमने क्लियर कर लिया कि बाईबैक तभी करती है कंपनी, करना चाहिए थ्योरेटिकली जब उसको फील हो कि उसका प्राइस अंडर वैल्यूड हो फ्यूचर के लिए। कई बार कंपनी को पता होता है कि ऑल टाइम हाई तो ट्रेड हो रहा है, बट जो नई वैल्यू क्रिएट हुई है कंपनी में, जिसको मार्केट ने अभी एक्सप्लोर नहीं किया और कंपनी को अपनी वैल्यू पता है, तो कंपनी नोज कि ये जो चीज़ है इसकी फेयर वैल्यू वास्तव में ज़्यादा है जो मार्केट इसको प्रीमियम दे रहा है उससे। तो आगे बढ़ते हैं, इस पे काफ़ी हो गया। दिस वे द कंपनी प्रिजर्व द लिक्विड कैपिटल बाई ट्रांसफरिंग इट इनटू द इक्विटी एंड शील्ड इट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। वो हमने बात की पहले कि यहाँ जो पैसा पड़ा हुआ है रिजर्व में, जो कैश पार्ट पड़ा हुआ है, दैट इज ससेप्टेबल टू द इरोजन फ्रॉम इन्फ्लेशन। महंगाई के कारण ये हर साल इसकी वैल्यू 100 रुपये की वैल्यू हर साल घटती जा रही है, 95, 90 ऐसे घटती जा रही है। लेकिन इसको इन्वेस्ट कर दिया तो दैट हैज़ बिन कन्वर्टेड इनटू द कैपिटल एंड द कैपिटल इज अर्निंग एज पर द रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर द कंपनी एंड द शेयर होल्डर्स एज अ होल। तो बाईबैक का मोटा कॉन्सेप्ट ये है जो हमने देखा। अब हम बाईबैक का जो दूसरा पार्ट है, क्वालिटेटिव, एक जो हिस्टोरिकल पार्ट है जो समझना चाहिए हमें ऐसे ही नॉलेज के लिए, वो उसको देखते हैं। इसमें अमेरिकन कंट्रोवर्सी ये है कि जब 1929 में द ग्रेट डिप्रेशन आया था यूएस में, तब वहाँ की अमेरिकन कॉरपोरेशंस ने बदमाशी की थी। इसको आप गूगल भी करिएगा। उन्होंने क्या किया कि जब सब लोग गरीब होते जा रहे थे तो घटे हुए दाम पर वो अपनी कंपनी के अपने शेयर्स के भाव मिट्टी के मोल में खरीद रहे थे, और इससे उन्होंने वर्कर्स के एक्सपेंस पे, मतलब इनको पैसा मिले चाहे ना मिले, उनके एक्सपेंस पे अपने को अमीर किया। ये स्थिति कभी भी यूरोप में नहीं रही। ये अमेरिका का पिक्यूलियर एग्जाम्पल है, जो अमेरिका में बाईबैक्स का एक काला इतिहास रहा है। 1933 में फिर यूएस गवर्नमेंट ने इसको कर्व किया कि भाई बंद नहीं किया बाईबैक को, बट मैल प्रैक्टिस को कर्व किया कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पे और आप इस तरह से कर रहे हैं। फिर रीगन गवर्नमेंट जब 1982 में आती है तो रिफॉर्म के नाम पे उन्होंने वापस से फ्लड गेट्स को खोला और बाईबैक फिर से चालू कर दिए। मतलब बाईबैक तो चल ही रहे थे, बट उसको एकदम जैसे कहते नहीं है कि छोड़ दिया एनिमल स्पिरिट्स को। तो उससे एक फिर बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हुए, जो कि अभी रिसेंटली जनरल मोटर्स का जो एक बाईबैक्स आ गया है, वो आप गूगल करेंगे तो आपको पता लगेगा। इसमें कहानी ये हुई कि जनरल मोटर्स लगातार बाईबैक पे बाईबैक किए जा रही है, और उसको नया कैपेक्स करने का, नई इंडस्ट्री खड़ी करने का, नया ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन करने का, अपने वर्कर्स को पे करने का, कोई वेलफेयर काम करने का, कंपनी में री इन्वेस्ट करने का, किसी चीज़ का पैसा नहीं है। पैसा किस बात के लिए? बाईबैक के लिए। बाईबैक किए जाओ, और आपने ई-शॉप में पहले से ही शेयर ले रखे हैं, एम्प्लॉयज़ ने, मैनेजमेंट के पास पहले से ही शेयर है, तो बाईबैक किए जाओ और उनकी वैल्यू को बढ़ाए जाओ। तो buybacks are not meant for that. See, management is not the only stakeholder in the company. मैनेजमेंट के अलावा मैनेजमेंट है, वर्कर हैं, फ्यूचर कैपिटल फॉर्मेशन है कंपनी का, जिससे कंपनी आगे फ्यूचर में सर्वाइव करेगी। तो कंपनी केवल मैनेजमेंट के लिए नहीं है, कंपनी जो है वो बाकी सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जिसमें कस्टमर भी है। जैसे फ्यूचर कैपिटल फॉर्मेशन एक एंगल है, हमको किसी को उसको बैलेंस करना है। मैनेजमेंट का इंटरेस्ट एक एंगल है, वर्कर्स का इंटरेस्ट एक एंगल है। तो रिटेन्ड अर्निंग्स शुड बी स्पेंट ऑन वेरियस expenses, keeping all the things in mind and all the stakeholders in mind, customers also, so that the
वैल्यू कैन बी मैक्सिमाइज्ड, द रिटेन अर्निंग्स वैल्यू कैन बी मैक्सिमाइज्ड पर यूनिट शेयर ऑफ द कंपनी। तो ये एक अमेरिकन डिबेट है। इसमें जो ब्लैक रॉक के CEO हैं उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि वी सर्टेनली बिलीव दैट द रिटर्निंग कैश टू शेयर होल्डर्स शुड बी पार्ट ऑफ द बैलेंस्ड कैपिटल स्ट्रैटेजी। बिल्कुल उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है कि शेयर होल्डर को पैसा मिलना चाहिए। हाउ एवर when done for the wrong reasons, the watchword is wrong reasons, if done for the wrong reasons and at the expense of capital investment, it can jeopardize a company's ability to generate sustainable long term returns and even for that matter viability also। तो ये जो बात ब्लैक रॉक के सज्जन कह रहे हैं, CEO साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि थोड़ी मर्यादा रखिए। तो आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो उसको प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए दोस्तों के बीच में, सब्सक्राइब करिए, इसकी रीच बढ़ाइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपने